हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीबा है। आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में ये जितने आईसीएफ मॉडल सर्व शिक्षा अभियान एनईपी 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आरसीआई एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम दिक्कत ये नहीं है कि हम लोग इनको इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ समावेशी शिक्षा के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि क्या कहते हैं बाकी की ये जो मॉडल्स हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान है एनईपी 1986 है, कंप्लीट डिटेल में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट 2 में। ठीक है, सो मेरा नाम हसीबा है। ये पेपर 2 के लिए यूज कर सकते हैं आप, और क्या हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ सकते हैं। एमएड में के लिए ले सकते हैं, ऐसे बीएड के लिए पढ़ सकते हैं, और जहाँ भी इंट्रेंस में यूज कर सकते हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ सकते हैं, बट बस नोट जो है वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम के लिए रहेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यप्रणाली अक्षमता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण आईसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। कार्यप्रणाली अक्षमता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण आईसीएफ को अधिक आमतौर पर स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों का वर्गीकरण कहा जाता है। किसी व्यक्ति की कार्यप्रणाली और अक्षमता हमेशा एक संदर्भ में होती है, इसीलिए आईसीएफ में पर्यावरणीय कारकों की सूची भी शामिल की गई है। आईसीएफ स्वास्थ्य और अक्षमता को व्यक्तिगत तथा जनसंख्या दोनों स्तरों पर मापने का डब्ल्यूएचओ का ढांचा है। ठीक है, आईसीएफ को ये जो डेट है मई 2001 को जिनेवा में आयोजित 54वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में 191 सदस्य देशों द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। ये प्रस्ताव WHA 54.21 ये स्वास्थ्य और अक्षमता का वर्णन और मापन करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। आईसीएफ की नींव आईसीडी और आईसीएचआई पर आधारित है। वे समान विस्तार कोडों का उपयोग करते हैं जिसमें उच्च स्तर पर दस्तावेजीकरण संभव हो पाता है। देखिए, अब आईसीएफ इंसान की जो डिसेबिलिटी है उसको कैसे मापता है, तो अगर कोई 0 से इसमें इसने 5 बिंदु बना है, 5 बिंदु लिकर्ड पैमाने 0 से लेकर 4 के बीच में बना है, उपयोग किया जाता है जो अक्षमता या कठिनाई की तीव्रता को मापने हेतु किया जाता है। पहला 0 कोई क्षमता नहीं आती है, कठिनाई नहीं है, 0 से 4% अगर है तो कोई नहीं मानी जाती है। और हल्की अक्षमता जो मानी जाती है वो मानी जाती है 5% से लेकर 24% में हल्की मानी जाती है। मध्यम अक्षमता या कठिनाई मानी जाती है 25 से लेकर 49% के बीच में मध्यम मानी जाती है। गंभीर क्षमता जो है वो 50 से लेकर 95 के बीच में मानी जाती है, और पूर्ण क्षमता जो है कठिनाई 96 से लेकर 100 के बीच में पूर्ण क्षमता मानी जाती है। ये जितना रेड दिखाई दे रहा है वो उसकी गंभीरता उतनी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि जो है वो पैमाना है वो कौन कौन से इसमें लिखे, कौन कौन से पैमाने की कितनी स्केल है, ये आप इम्पोर्टेंट की तरह नाप पढ़ें तो हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप ये मान लें कि आईसीएफ ने कौन से 5 मॉडल्स दिए हैं कि परसेंटेज क्या पूछा जाता है। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा सीवियर पे ध्यान दे दे और कोई क्षमता नहीं देते, गंभीर में 50 से 95 के बीच में। ओके, तो शुरू करते हैं। अब ये आईसीएफ का जो ये मॉडल है किन किन चीज़ों पे काम करता है वो ध्यान देने वाली बात है। आईसीएफ मॉडल में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आईसीएफ के मुख्य घटक कौन कौन से ये पूछे जाते हैं, डायरेक्टली सवाल बन जाता है। तो शारीरिक कार्य एवं संरचना, बॉडी फंक्शंस और एंड स्ट्रक्चर, शरीर प्रणालियों और शारीरिक भागों की शारीरिक कार्य गतिविधि एक्टिविटीज, किसी व्यक्ति द्वारा कार्यों या क्रियाओं का निष्पादन जैसे चलना, संवाद चलना, ये सहभागिता पार्टिसिपेशन को शामिल किया जाता है। जीवन की परिस्थितियों में भागीदारी जैसे कार्य करना, विद्यालय जाना, पर्यावरण इन्वायरमेंटल
फैक्टर कौन कौन से हैं? भौतिक, सामाजिक और दृष्टिकोण संबंधी वातावरण जिसमें लोग रहते हैं। व्यक्तिगत पर्सनल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? व्यक्तिगत की दृष्टि, पृष्ठभूमि से संबंधित कारक जो वर्तमान में आईसीएफ में वर्गीकृत नहीं है लेकिन आवश्यक संदर्भ प्रदान करते हैं। ये 5 पॉइंट जो हैं आपको मस्ट मतलब या एक याद होनी चाहिए कह सकते हैं। डायरेक्टली इनसे सवाल बन जाता है। आईसीएफ विकलांगता के प्रमुख मॉडलों को एकीकृत करना, चिकित्सा मॉडल पर और सामाजिक मॉडल। हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था ना कि जो हमारी ये शिक्षा है, जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, ये हमारी कैसे आई? तो हमने बताया था ना कि बीच में चिकित्सा मॉडल और सामाजिक मॉडल आ गए थे। तो आईसीएफ किसके अंदर आता है? आईसीएफ मॉडल जो आता है वो चिकित्सा और सामाजिक मॉडल के अंदर आता है। यह विकलांगता के निर्माण में पर्यावरणिक कारकों की भूमिका, यहाँ पर पर्यावरण कारक ये इम्पोर्टेंट है। जो ये ना पर्यावरण कारकों को भी इम्पोर्टेंस देता है। साथ ही संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों और उनके प्रभावों को तो मान्यता देता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है पूरा की पूरा। स्वास्थ्य स्थिति क्या है? रोग या विकार किस कारण में क्या-क्या इफेक्ट होते हैं? सहभागिता यानी कि ये इन्वायरमेंटल और है और गतिविधि आपकी एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है। शारीरिक कार्य और संरचना, इसमें कारण कौन कौन से? पर्यावरणीय और व्यक्तिगत दोनों का कारण को ये इम्पोर्टेंट मानता है। डायरेक्टली सवाल ये बनता है आईसीएफ मॉडल कौन कौन से क्या कहते हैं इसके कारण मानता है? पहला मानता है पर्यावरणीय कारक, दूसरा मानता है व्यक्तिगत कारण। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि आईसीएफ मॉडल में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? एक सहभागिता को, दूसरा गतिविधि को, तीसरा होता है हमारा शारीरिक कार्य और संरचना को। इस ये सवाल डायरेक्टली बन जाते हैं। एक इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, इसके मॉडल्स इंपॉर्टेंट है और ये किस पे आधारित है ये इंपॉर्टेंट है। आप इसका ध्यान रखिएगा। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा कहाँ से बनकर आई? प्रत्येक बच्चे को मिलकर सीखने का समान अधिकार है, समान अधिकार से बनी। उसके बाद आता है किसी भी बच्चे के साथ उसकी विकलांगता के कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता। बच्चे को विद्यालय अवधि के दौरान अलग रखने का कोई वैध कारण नहीं है। इसकी मतलब अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम है तो ये थोड़ी नहीं है कि तुम आप अलग कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। शिक्षा के आधार पर बच्चों के साथ कोई भी बहिष्करण या भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, जाति, राष्ट्रीय जाति और सामाजिक मूल, विकलांगता, जन्म, गरीबी और अन्य कारण। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा और पुरस्कार प्रोत्साहन समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ फेवरेट बच्चा उसमें आगे बढ़ रहा है और कोई नहीं बढ़ सकता। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि विद्यालय में छात्रों को आवश्यकता अनुसार ढलने, ताकि छात्र विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार, मतलब बच्चे को नहीं ढालना है विद्यालय के अनुसार, विद्यालय को ढालना है बच्चों के अनुसार। ये विद्यालयों की राय सुनी जाए और उसे महत्व दिया जाए। बच्चे अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको सुनो। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं विविधताओं धन का स्रोत है, संघर्ष का कारण नहीं। जो ये डाइवर्सिटी होती है, ये एक तरह का आपका वो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है या इम्पोर्टेंट एक हथियार है। ये मत समझिए कि कमजोरी है। विविध शिक्षार्थी, डाइवर्स लर्नर क्या होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सहित विविध शिक्षार्थियों को भारतीय सरकार की विभिन्न पहलों जैसे समग्र शिक्षा अभियान और अकादमिक सहायता के अंतर्गत शैक्षिक एवं वित्तीय सहायता प्राप्त होती। इसमें पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अनुकूलित पाठ्यक्रम, शैक्षिक सहायता शामिल है। वित्तीय सहायता में कलंक राशि 3500 प्रति वर्ष, वर्दी, पहन भत्ता और सहायक उपकरण, मतलब स्कॉलरशिप एक तरह का समझ लीजिए, वो मिलता है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक रियायतें और सुविधाएं। परीक्षा सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड स्क्राइब अतिरिक्त प्रति समय प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में शायद से 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। तभी हमारा यूजीसी नेट का जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है और इन लोगों का जो पेपर है वो 1 घंटा अधिक मिलता है। तो
और विशेष प्रश्न पत्र तीसरी भाषा में छूट लचीले बता शैक्षिक अनुकूलन बेल ऑडियो विजुअल सामग्री बड़े प्रिंट की पुस्तक की सब इनको सहायता मिलनी चाहिए। आधारभूत सहयोग स्थापत्य बाधाओं जैसे रैंप शौचालय को हटाना संसाधनों कक्षों की स्थापना विशेष शिक्षकों की नियुक्ति समावेशी कक्षा का समर्थन करने के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति आर्थिक सहयोग और रियासती समग्र शिक्षा सहयोग सामग्री प्रतिवर्ष 3500 रुपए भत्ते 400 रुपए यूनिफॉर्म ये सब छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए वजीफा मिलता है उपकरण और पुनर्वास देखभाल सामर्थ्य के अंतर्गत सहयोग देखभाल सुविधा ऐसे कानूनी और नीतिगत ढांचा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक की क्या कहते हैं और इनका जो WHO है जो 6 से 18 साल तक क्या कहते हैं वो देता सुविधा देता है इन लोगों को पढ़ने की सुविधा देता है। ठीक ये WHO का था एक बार चेक कर लेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अब हम बात करते हैं हमारी NEP शिक्षा क्या कहती है। NEP 1986 और उसी का जो क्या कहते हैं मोटिवेशन है मतलब मोल्डेड फॉर्म कह सकते हैं वो था प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। विकलांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना अलगाव सेग्रीगेशन कम करना बाधा रहित वातावरण प्रदान करना और शिक्षक प्रशिक्षण उपकरण और पाठ्यचर्या के अनुकूल माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समाज शैक्षिक अवसर प्रदान करना। देखो अब आता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन और 1986 क्या कहता है एकीकृत शिक्षा का लक्ष्य एकीकृत यह दर्शन यह था कि विकलांग बच्चे जिन्हें संभव हो समान विद्यालयों में शिक्षित किया जाए ताकि विशेष विद्यालयों पर निर्भरता कम हो सके। अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें उनकी डिपेंडेंसी कम हो जहाँ तक पॉसिबल हो। व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको PWD वालों को ना प्रशिक्षण और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि वो अपनी जीविका को कमा सके। शिक्षक प्रशिक्षण नियमित शिक्षकों को विकलांग बच्चों के एकीकरण के लिए विशेष प्रशिक्षण ताकि बच्चे टीचर पढ़ाना तो सीखें। प्रारंभिक पहचान और सहयोग 1952 कहते हैं जो वो था प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये कहता है कि पहले बच्चों की पहचान करें कौन सी विशेष सेवाएं और माता पिता के परामर्श की बुनियादी ढांचे में परिवर्तन विद्यालयों को शारीरिक बाधाओं जैसे सुलभ शौचालय को हटाकर पर्यावरण के लिए सुलभ मतलब सबके लिए ऐसा लैट्रिन बाथरूम बना हो ताकि बच्चे जा सके। अब आता है प्रोग्राम ऑफ कहते हैं एक्शन 1992 के प्रमुख परिणाम क्या हुआ नामांकन में वृद्धि हुई। मुख्य उद्देश्य मुख्य धारा के विद्यालयों को विकलांग बच्चों के नामांकन और उनके ठहराव को महत्वपूर्ण बनाना संसाधन सहायता शिक्षण सामग्री और सहायक जैसे उपकरण श्रवण यंत्र को प्रदान किए गए। नीति संबंधी और गांव ऑफ एक्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है 1992 में नीति दिव्यांग अधिकार अधिनियम 1995 की नींव रखी है जिसमें शैक्षिक संस्थानों में 3% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। भारत की पुनर्वास कहते परिषद RCE पुनर्वास परिषद RCE की स्थापना 1986 को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई थी। सोसाइटी बन गई थी 22 जून 1992 में संसद द्वारा पुनर्वास अधिनियम पास किया गया। 22 जून 1992 को अधिसूचना द्वारा लागू किया। इस अधिनियम में 2000 में संशोधन किया गया ताकि अधिक व्यापक बनाया जा सके। RCE को नियमित करना और दिव्यांगों को दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी करना अनिवार्य माना गया। यह सभी पेशेवरों और दिव्यांगों एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय पुनर्वास पंजी सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर्ड बनाए। ये अधिनियम आयोग व्यक्तियों द्वारा सेवा प्रदान कर कुल मिला के कहने की जो बात कर रहा है ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए जैसे कोई बच्चे हैं स्पेशल नीड वाले हैं तो उनकी अगर कोई वैलिड डिग्री है तो पढ़ा सकते हैं अदरवाइज नहीं पढ़ा सकते इनके लिए दंड है। देखिए इसके जो प्रमुख वो थे क्या कहते हैं उद्देश्य हैं वो ये है कि पहला तो सबसे पहला उनको करना ये है कि
सबसे पहले प्रशिक्षण नीति और कार्यक्रमों को विनियमित करना। नॉर्मल सी बात है, कोई स्ट्रेटजी बॉडी होगी तो वो बताएगी ना कि कैसे काम करवाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मानकीकरण, जो पढ़ाया जा रहा है उनका मानक होने चाहिए। शिक्षा एवं प्रशिक्षण की न्यूनतम मानक निर्धारित करना, कम से कम इतनी तो मान्यताएं होनी चाहिए। सभी शिक्षण संस्थानों के मानकों का विनियमन करना, देख रेख करना कि कौन डिग्री बदला रहा है। संस्थाओं विद्यालयों की मान्यता देना, ऐसे पुनर्वास में ऐसे संचालित मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले संगठनों को मान्यता देना जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। विदेशी संस्थाओं की डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र की मान्यता देना। परस्पर आधार पर विदेशी विद्यालयों, संस्थाओं और पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को। केंद्रीय पुनर्वास पंजी का रखरखाव, पेशेवरों कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय पुनर्वास पंजी का रखरखाव करना, सूचना संग्रह करना। भारत तथा विदेश की संस्थाओं को दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी जानकारी नियमित रूप से एकत्र करना। संस्थाओं के सहयोग और सशक्त शिक्षा को बढ़ावा देना। व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को मानव शक्ति विकास केंद्र के रूप में मान्यता देना। व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों के प्रशिक्षण का पंजीकरण करना। व्यावसायिक पुनर्वास कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों का पंजीकरण करवाना। समझ लीजिए, राष्ट्रीय संस्थाओं और परम संस्थाओं को मानव शक्ति विकास केंद्र के रूप में, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य संबंधी संस्थाओं और परम संस्थाओं को मानव शक्ति विकास केंद्र के रूप में मान्यता देना। राष्ट्रीय संसाधनों एवं परम संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पंजीकरण करवाना। जो इस लाइन में काम कर रहे हैं उनका पंजीकरण करवाना। अब आता है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या बात करता है इसके बारे में। सर्व शिक्षा अभियान बात करता है कि प्रारंभिक पहचान करना, पहले से ही पता करो कि ऐसे कोई बच्चे हैं जो जिनको परेशानी। कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन और उनका फिर मूल्यांकन करिए। शैक्षिक व्यवस्थापन, सहायक उपकरण और सहायक सेवाएं प्रदान करिए। सहायक सेवाएं दीजिए। शिक्षक प्रशिक्षण, जब तक टीचर ही नहीं जानेगा कैसे पढ़ाना तो कैसे पढ़ाएगा। विशेष विद्यालयों को सुदृढ़ बनाना, अगर कोई विद्यालय है तो उसको अच्छा बनाना। अनुसंधान करना, निगरानी और मूल्यांकन करना। अतिरिक्त समय में परीक्षा मतलब क्या कहते हैं, और जांच करना। आयु और शुल्क में रियायत, बच्चों को पढ़ने के लिए उनको मतलब थोड़ी सी छूट दी जाता है कि वो अपना आगे बढ़ सके। प्राक सेवा प्रशिक्षण के चरण से लेकर आगे तक के शिक्षकों को संवेदनशील बनाना चाहिए। देखिए, टीचर स्कूल में एडमिशन से लेके बच्चों को पढ़ाने तक उसके अंदर संवेदना होना चाहिए उन लोगों के लिए। शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपयोग के लिए विशेष मॉडल विकसित किए जाना चाहिए ताकि वो बच्चों को अच्छे से मैंडेट के भीतर 20 दिन का विशेष इन सर्विस प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर समावेश है। इनका 20 दिन तक का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि वो ये सब चीजें सीख पाए कि कैसे बच्चों को हैंडल करना ब्लॉक स्तर पे। विशेष समस्याओं को निपटने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। सो यहाँ तक का खत्म था, बाकी की चीजें हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।